Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 3 of class 4th maths 4th chapter टिक टिक टिक. इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं. हमने देखा हाउ टू टेल टाइम, टाइम कैसे देखते हैं घड़ी में. उसके बाद टाइम इंटरवल, टाइमलाइन बनानी सीखी. देन फाइनली कुछ जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं, फर्स्ट इज हाउ टू राइट डेट्स, डेट आपको कैसे लिखनी है. सेकेंड, कॉन्सेप्ट ऑफ 24 आवर क्लॉक. 24 आवर क्लॉक कहाँ पर यूज़ होती है, कैसे आपको टाइम चेंज करना है 24 to 12, 12 to 24 आवर क्लॉक में, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी वर ऑन पेज नंबर 46. फर्स्ट टॉपिक है आपका हॉलीडेज आर फन. ये तो आप जानते होंगे छुट्टियां जो है बहुत मज़ेदार होती है, आप भी बहुत फन करते होंगे. आतिफ हॉलीडेज हैड बिगन. आतिफ की हॉलीडेज जो है वो शुरू हो चुकी हैं. ही इज़ वेरी एक्साइटेड, बहुत वो एक्साइटेड है. ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स. उसने कुछ वंडरफुल प्लान्स भी बनाए हैं. एंड वॉन्टेड टू टेल हिज कज़न शबाना. और वो अपनी कज़न शबाना को बताना चाहता है कि उसकी क्या प्लान है. सो ही रोट हर अ लेटर. तो उसने एक लेटर लिखा. अजमेर, मतलब कि आतिफ जो है वो अजमेर में रहता है. 1/5/2006. इसका मतलब आप समझते हैं, सबसे पहले जो लिखी जाती है ये डेट लिखी जाती है, मतलब फर्स्ट ऑफ. सेकेंड आपको मंथ लिखना होता है. मंथ फिफ्थ मंथ है. फिफ्थ मंथ कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. 1 2 3 4 5, यानी कि फिफ्थ मंथ जो है वो मई है. तो उसने 1 मई 2006 को ये लेटर लिखा है. क्या लिखा उसने? डियर शबाना अप्पा, शबाना दीदी, हेलो, हाउ आर यू, तुम कैसी हो? आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ. अप्पा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. आज से मेरी हॉलीडे शुरू हो गई है, मतलब 1 मई से. आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5/5/2006. मैं 5 मई 2006 को, यानी कि 4 दिन के बाद कहाँ जा रहा हूँ? नानी के घर जा रहा हूँ. आई विल बी बैक ऑन 20/5/2006. मैं 20/5 मतलब 20 मई 2006 को मैं वापस आ जाऊँगा वहाँ से, मतलब 15 दिन के बाद. माई स्कूल विल री ओपन ऑन 36/2006. मेरा स्कूल जो है वो 30th डेट को, 6th मंथ, यानी कि 5th मंथ में होता है तो 6th मंथ जून होगा. मेरा स्कूल 30th जून 2006 को री ओपन हो रहा है, दोबारा खुल रहा है. व्हेन डज योर स्कूल क्लोज? आपका स्कूल कब बंद होगा? वाई डोंट यू कम हेयर? तुम यहाँ पर क्यों नहीं आ जाती? वी विल हैव ग्रेट फन. हम बहुत मज़ा करेंगे. बाय फॉर नाउ, अभी के लिए बाय. तो उसने लेटर लिखा, नीचे आतिफ नाम अपना. शबाना हु स्टेज इन नागपुर. शबाना जो कि नागपुर में रहती है. गॉट दिस लेटर ऑन 6/5/2006. देखिए उन्होंने 1 तारीख को लेटर लिख दिया था, 1 मई को. उनको 6 मई को मिला वो लेटर. शी रोड बैक टू आतिफ. 6 मई मतलब वो ज़रूर अपने नानी के घर जा चुका होगा, क्योंकि उसने कहा था कि वो 5 मई को नानी के घर चला जाएगा. तो अब शबाना लिखती है, डियर आतिफ, हेलो. नागपुर से लिख रही है 7/5/2006, मतलब 7 मई 2006 को. आई एम डूइंग वेल हेयर. मैं यहाँ पर अच्छी हूँ. आई गॉट योर लेटर यस्टरडे. मुझे कल तुम्हारा लेटर मिला. हैप्पी हॉलीडेज. जो आपकी छुट्टियाँ उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद. माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006. मेरा तो स्कूल 1 जून 2006 को बंद होगा, मतलब उसका मई को, उनका जून में, 1 जून में, मतलब 1 महीने बाद पूरा. इट विल री ओपन ऑन 10th अगस्त. 10th अगस्त को वो खुलेगा. आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा. मैं स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पे जा रही हूँ गोवा. एंड विल रिटर्न ऑन 7/6/2006. 7th जून, 6th मंथ मतलब जून 2006 को मैं वापस आऊँगी. आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट. उसके बाद मैं अजमेर आऊँगी. बाय शबाना. ओके. आतिफ रोड दिस हिज लेटर ऑन 1/5/2006. यू रिमेंबर हाउ वी राइट अ डेट्स इन नंबर्स. आप जानते हैं कि डेट हम कैसे लिखते हैं नंबर्स में. 1/5/2006 मतलब 1 मई 2006. यस, वी नो दिस. अब यहाँ पे आपको डेट्स लिखी हुई है, दी हुई है नंबर्स में, आपको उनको वर्ड्स में लिखना है. जैसे 5/5/2006 मतलब 5 मई 2006. 25/2006 मतलब 20 मई. 5th मंथ मतलब मई 2006. 7/6/2006 7. 6th मंथ कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. 6th मंथ होता है जून, तो 7 जून 2006. 1/1/2007 मतलब 1 मतलब जनवरी, क्योंकि 1st मंथ जनवरी होता है, 2007. ओके. राइट दीज डेट्स इन नंबर्स. अब नंबर्स से आपने वर्ड्स में लिख दी, वर्ड्स वाली डेट्स को नंबर्स में लिखिए. 1 जून 2006, तो सबसे पहले आप डेट लिखेंगे. जून मतलब 6th मंथ 2006, या 06 भी लिख सकते हैं. 30th मई 2006. 30 मई मतलब 5th मंथ
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 1 2 3 4 5 5th मंथ है एंड 06। अगस्त जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, देखते हैं अगस्त कौन सा महीना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th मंथ है अगस्त, तो आप लिखेंगे 10 8 06 07 सॉरी 2007। तो यानी कि सबसे पहले आप डेट लिखते हैं, डे लिखते हैं, उसके बाद आप मंथ लिखते हैं और लास्ट में आप ईयर लिखते हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर? तो देखिए आई थिंक 1 को उसने लेटर लिखा था, 1 मई को उसने लेटर लिखा था और शबाना को मिला वो 6 मई को। तो कितने दिन हो गए, 6 से 1 से 6 को पहुंचा तो 6 - 1, क्योंकि 6 तारीख को मिला, 1 को लिखा था, यानी कि 5 डेज। मंथ वही है, ईयर वही है, सिर्फ डेट चेंज है, तो सिर्फ डेट्स को आप माइनस करेंगे। 5 डेज लगे, 5 दिन लग गए उसको पहुंचते पहुंचते। हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस? आतिफ अपने नानी के घर कितने दिन रहने वाला है? तो वो 5 तारीख को जा रहा था और आई थिंक 20th को वापस भी आ रहा था, तो 20 - 5 कर दीजिए, यानी कि 15 डेज, 15 दिन वो वहाँ पर रहेगा। फिल इन द टेबल, टेबल में फिल करिए शबाना की हॉलीडेज़ कब से कब तक है, आतिफ की हॉलीडेज़ कब से कब तक है और कितने दिन की ये हॉलीडेज़ फिर हो गई। तो शबाना की हॉलीडेज़ थी 1 जून से 1 जून 2006 से, आप ईयर मत लिखिए क्योंकि ईयर तो ऑब्वियसली वही रहेगा, एक सेकेंड, ओके। 1 जून से 10 अगस्त तक, और आतिफ की हॉलीडेज़ थी 1 मई से 30 जून तक, मतलब पूरा मई पूरा जून, यानी कि 60 डेज, इसमें पूरा जून पूरा जुलाई और 10 डेज ऑफ अगस्त, यानी कि जून जुलाई 10 डेज ऑफ अगस्त, दैट मीन्स 70 डेज। वैसे ये एग्जैक्ट नहीं है, बट आप क्योंकि 4th क्लास में हैं तो आप मंथ वाइज ही कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ डेज आपको नहीं देखने हैं, ओके। सो उसकी हॉलीडेज़ है 70 डेज और आतिफ की हॉलीडेज़ हैं 60 डेज, ओके। नेक्स्ट, हु गॉट द लॉन्गर हॉलीडे, शबाना और आतिफ? ऑब्वियसली शबाना को ज़्यादा हॉलीडेज़ मिली है क्योंकि उसको 70 डेज़ की मिली है। विच लॉन्ग हॉलीडे डू यू गेट इन स्कूल? आपको कितनी हॉलीडेज़ स्कूल में मिलती है, कितने दिनों की वो होती है? यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे आपका समर ब्रेक कब से कब तक होता है। इस बार तो आप सभी जानते हैं कोरोना की वजह से समर ब्रेक थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, 50 डेज़ का समर ब्रेक आपको मिला है, वैसे 40 डेज़ का मिलता है। और जनरली मैं बता रही हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको 11 मई से 21 जून तक मिलता है 40 डेज़। ऑटम ब्रेक मान लीजिए 12 अक्टूबर से आपको 22 अक्टूबर तक मिला, सो 10 डेज़, ओके। ये रैंडम डेट्स मैं लिख रही हूँ, मुझे नहीं पता कि, क्योंकि हर साल ऑब्वियसली चेंज होता है आपका ऑटम ब्रेक, विंटर ब्रेक डिपेंड करता है। विंटर ब्रेक आई थिंक 23 दिसंबर से स्टार्ट होता है और 13 दिसंबर तक 13 जनवरी तक चलता है, अगले साल की 23 दिसंबर 2021 से 30 जनवरी 2022 तक चलेगा नेक्स्ट, तो यानी कि 20 डेज़ का होता है। और हॉलीडेज़ आफ्टर एग्ज़ाम तो हमारी समर में ही चली जाती है। वैसे हॉलीडेज़ आफ्टर एग्ज़ाम अगर हम देखें 10 डेज़ की मुश्किल से मिलती है। मई में आपके 20 मई को मान लीजिए एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो 30 सॉरी नॉट मई, मार्च में एग्ज़ाम होते हैं, मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो 31 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाता है, तो 30 मार्च तक छुट्टी रहती है। 1 अप्रैल से आपकी फिर से क्लासेस होती है 10 डेज़। तो देखिए कितनी हॉलीडेज़ आपको मिलती है, 40 डेज़ समर, 10 डेज़ ऑटम। 40 डेज़ हम जनरल बात कर रहे हैं, कोरोना के टाइम पे ये भी 50 हो गई है आपकी, ये भी 10 डेज़ एक्स्ट्रा मिली है। 10 डेज़ ऑटम, 20 डेज़ विंटर, 10 डेज़ आपकी हॉलीडेज़ आफ्टर एग्ज़ाम। तो टोटल अगर छुट्टियों की बात करें 40 50 60 70 80 डेज़ तो आपकी छुट्टियां रहती ही है, फिर बीच में संडेज़ एंड एवरीथिंग, तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं 80 डेज़। खैर आगे आते हैं। ऑन 15 मई 2006 चंद्रन वेंट टू अ शॉप टू बाय बटर। चंद्रन जो है 15 मई 2006 को शॉप पे बटर लेने के लिए जाता है। ही चेक द पैकेट टू सी इफ़ द बटर वॉज सेफ टू ईट। एक्सपायरी डेट देखता है कि क्या सेफ है खाने के लिए। इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। अब ज़्यादातर चीज़ों पे देखेंगे ऐसा ही लिखा रहता है कि ये पैकिंग के 180 डेज़ के अंदर आपको इसको खा लेना है। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, फिर उसको पैकिंग की डेट चेक करता है। इट वॉज 15/1/2006, वो 15/1/2006 को बनी हुई थी, मतलब 15 जनवरी 2006। अब आप देखिए 180 डेज मतलब कितने मंथ्स,
एक मंथ में अप्रॉक्स 30 डेज हम लोग लेके चलते हैं, वैसे 31 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी हो जाते हैं, बट उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। 180 डेज 30 से डिवाइड करिए, 3 6 आर 18 मतलब 6 मंथ्स, तो 6 महीने तक वो इसको खा सकता है जो बटर है। 15/1 को वो पैकिंग हुई, 15/1 से 6 मंथ्स देखिए कब होंगे, 1 + 6 यानी कि 15/7। तो अच्छा ठीक है, नीचे आपको बताना है यहाँ पर किस मंथ में वो पैक हुआ है। पैक हुआ है वो जनवरी मंथ में। किस मंथ में 180 डेज पड़ेंगे, 15/1 के बाद, जनवरी के बाद 6 मंथ्स की बात हम कर रहे हैं, फेबररी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई में होगा, 6 महीने उसको जुलाई में कंप्लीट होंगे। कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15th में, क्या चंद्रन उसको 15th में खा सकता है? बिल्कुल। मई, जून, जुलाई, अभी 2 महीने और है उसको एक्सपायर होने में। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय, क्या आप डेट ऑफ पैकिंग चेक करते हैं? ज़रूर करते होंगे और करनी भी चाहिए। हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव एक्सपायरी डेट रिटर्न ऑन देम? यस, आपने देखी होगी मेडिसिन के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। इट टेल यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू ईट द मेडिसिन, उससे आपको पता लगता है कि किस टाइम के बाद ये मेडिसिन खाना अनसेफ है। फाइंड आउट, पता करिए, विच आर द थिंग्स दैट कम विद द एक्सपायरी डेट, कौन कौन सी चीज़ हैं जो कि एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं। सभी चीज़ों पे आई थिंक एक्सपायरी डेट होती है। आप देखिए कोई भी खाने की फूड आइटम ले लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए, चिप्स ले लीजिए, सॉल्ट आता है आपके घर में, शुगर आती है, फ्लावर आटा आता है, ब्रेड आती है, हर चीज़, मिल्क आता है, उस पर भी एक्सपायरी डेट होती है। जितने भी आपके चाहे कॉस्मेटिक्स हैं, लिपस्टिक है अगर आपकी मदर यूज़ करती हैं, कोई भी, उसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट होती है। सोप के ऊपर भी एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज़ के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है। आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहे सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ऑन अ कॉफ सिरप इट वॉज रिटन, कॉफ सिरप के ऊपर लिखा था मैन्युफैक्चरिंग 7/3, दिस वॉज मेड इन जुलाई 2003। जनरली किस दिन बनी है, क्योंकि दिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट आपकी मंथ और ईयर ही लिखा रहता है, और एक्सपायरी डेट 7/05। दिस शोज द मंथ एंड ईयर, मंथ मतलब 7th मंथ, 7th मंथ कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई 2005 में वो एक्सपायर हो जाएगी। व्हेन इज इट सेफ टू टेक, बताइए कि कब वो खानी सेफ है। विच मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 7/05, कौन सा मंथ 7/05 में पड़ता है? तो 7 मतलब कि अगस्त, सॉरी नॉट अगस्त, जुलाई, जुलाई 2005। वुड इट बी सेफ टू टेक द मेडिस कॉफ सिरप ऑन September 2005? नो, क्योंकि जुलाई के बाद आता है सितंबर, जुलाई में वो एक्सपायर हो चुकी है, उसके बाद वो खाना सेफ नहीं है उसको। अगस्त चला गया पूरा, सितंबर की हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उस टाइम पे उसको नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टुनटुन मिस द ट्रेन, टुनटुन की ट्रेन मिस हो गई। टुनटुन स्कूल क्लोज्ड फॉर समर हॉलीडेज, छुट्टियां थी, समर ब्रेक था, टुनटुन का स्कूल बंद था। ही वेंट टू हिज ग्रैंड माज प्लेस, वो अपनी ग्रैंड माँ के घर जाता है। ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजन्स, बहुत सारे कजन से मिलता है वहाँ पर। ही वॉज इन्जॉइंग हिमसेल्फ एंड डिडंट वॉन्ट टू गो बैक होम, बहुत इंजॉय करता है, घर वापस नहीं जाना चाहता। तो उसकी मदर कहती है, टुनटुन पैक योर बैग, अपना बैग पैक कर लो, द ट्रेन लीव एट 5:30 इन द इवनिंग, ट्रेन जो है शाम को 5:30 बजे जाएगी, ट्रेन से वो वापस आ रहे हैं। ओ नो, वी आर गोइंग बैक सो सून, आई विल मिस, आई विश वी मिस द आर ट्रेन। ओहो, इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं, ये तो अभी तैयार भी नहीं हुआ, देखिए ऐसे ही घूम रहा है। तो ये कहता है कि आई विश, काश ऐसा होता हो कि ट्रेन हमारी मिस हो जाए, मज़ा आ जाए। टुनटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15, शाम को 5:15 में वो स्टेशन पहुंच गए। बट गेस वॉट, लेकिन सोचिए क्या, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। 5:30 पे ट्रेन थी, 5:15 पे पहुंच भी गई, फिर भी कैसे मिस हो गई ट्रेन। और टुनटुन देखिए कितना खुश है, हुर्रे दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे, चलो कम से कम आज तो मैं वापस नहीं जा रहा, एक दिन तो और मिलेगा। बच्चों को क्या पता कितनी परेशानी होती है, स्टेशन आए होंगे, पेरेंट्स चीज़ें पैक की होगी, अब वापस जाएंगे, कल फिर आएंगे, बट टुनटुन इज़ हैप्पी क्योंकि उसको एक दिन और मिल गया। कैन यू गेस वाई दे मिस द ट्रेन, क्या आप सोच सकते हैं ट्रेन मिस क्यों हो गई? इट मस्ट बी इन द मॉर्निंग, इट वॉज इन द मॉर्निंग, ट्रेन जो है वो मॉर्निंग की रही होगी और वो शाम को आई 5:30। ओके, एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट 5:30 इन द मॉर्निंग, येस, जैसा कि हमने सोचा था वो सुबह ही चली गई। टुनटुन्स पेरेंट्स वर अपसेट, बहुत दुखी थे। दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर, उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा कि हमारे टिकट पे तो 5:30 लिखा है, आर टिकट सेज 5:30। तो स्टेशन मास्टर कहता है, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग, इसका मतलब 5:30 सुबह। ओ येस, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट, मैं कैसे भूल गया, द रेलवे विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द मॉर्निंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेलवे का जो टाइम होता है ना वो 24 आवर क्लॉक में चलता है। अगर आपको रेलवे के टाइम टेबल पे लिखा हुआ दिख रहा है 5:30,
आप ये मत सोचिएगा ये सुबह के 5:30 है शाम के हैं, 5:30 मतलब सुबह के। अगर उनको शाम के लिखना होता तो वो 17:30 लिखते। अब 17:30 क्यों लिखते? क्योंकि 24 आवर क्लॉक में 24 तक बजते हैं। 12 बजे के बाद उनके यहाँ, जैसे हमारी क्लॉक में 12 बजे के बाद 1 बजता है, उनमें ऐसा नहीं होता। वहाँ पर 12 बजे के बाद 13 बजेंगे, जब हमारे यहाँ 2 बजेंगे 14 होगा, 3 बजे 15 होगा, 4 बजे 16 होगा, 5 बजे 17 होगा और 5:30 पे 17:30 लिखा जाएगा। ओके, वाई? तो टुनटुन पूछता है ऐसा क्यों? बिकॉज दे यूज 24 आवर क्लॉक, क्योंकि ट्रेन में आप कभी भी अगर जाएंगे तो 24, आप कभी टिकट पे भी अगर देखेंगे तो हमेशा 24 आवर क्लॉक ही उसमें टाइम यूज़ होता है। लुक एट द डिफरेंट चार्ट, यहाँ पे चार्ट में देखिए और बताइए कि क्या टाइम होगा। इसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देती हूँ। जब भी आपको पीएम का टाइम यानी कि दोपहर के बाद का टाइम चेंज करना हो 24 आवर क्लॉक में, तो आप सिर्फ आवर्स में 12 प्लस कर दीजिए, तो वो अपने आप 24 आवर क्लॉक में चेंज हो जाएगा। 1 o'clock को लिखेंगे 13, 2 o'clock को लिखेंगे 14, 3 o'clock को लिखेंगे 15 आवर्स। आवर्स में लिखा जाता है वहाँ पे, AM PM ओ क्लॉक नहीं लिखा जाता। 3:30 मतलब 15:30। 6 o'clock को क्या लिखेंगे? 6 में 12 ऐड कर दीजिए, 12 + 6 18 मतलब 18 आवर्स वो लिखेंगे, 18 आवर्स। 9 o'clock मतलब 9 में 12 ऐड कर दीजिए, 12 + 9 इज 21 तो 21 आवर्स। 12 o'clock को क्या लिखेंगे? मिडनाइट, रात में 12 में 12 प्लस करेंगे तो रात के 12 बजे होते हैं जब हमारे यहाँ पे, तब उनकी घड़ी में 24 बजते हैं और 24 के बाद 25 नहीं बजते, फिर 1 बजता है। ओके, यानी कि फिर से हमारी घड़ी और उनकी घड़ी सेम टाइम शुरू करती है दिखाना। मिडनाइट के बाद 1 से यानी कि 1 AM से दोपहर 12 नून तक हमारी क्लॉक और जो 24 आवर क्लॉक है, ट्रेन की क्लॉक है, वो सेम टाइम शो करेगी। लेकिन 12 नून के बाद रात को मिडनाइट तक, 12 मिडनाइट तक उनका टाइम हमसे 12 घंटे आगे चलता है, क्योंकि हम 12 के बाद 1 पे आ जाते हैं, फिर से वो 12 के बाद 13 पे चले जाते हैं। जब हम 1 पे हैं तो वो 13 पे है, मतलब हमसे 12 घंटे आगे हैं। तो जब भी कभी शाम के टाइम की बात हो, आप सिर्फ क्या करेंगे? 12 ऐड कर देंगे, सिंपल। नाउ कैन यू टेल वाई 24 क्लॉक इज कॉल्ड सो? 24 आवर क्लॉक क्यों नाम है इसका? क्योंकि इसमें 24 तक बजते हैं। सपोज द ट्रेन लीव 8:30 एट नाइट। अगर 8:30 नाइट में ट्रेन जाती तो आप क्या लिखते टिकट के ऊपर? आप लिखते 8 में बस 12 प्लस कर दीजिए, कुछ नहीं करना। आवर्स में प्लस करना है, मिनट्स में चेंज ही नहीं करना। 12 + 8 कितना होता है? 20, तो हम लिखते 20-30 आवर्स। ये ट्रिक आप सीख लीजिए क्योंकि हमेशा आपको काम आएगी। यहाँ पर कहानी ही आपको दी हुई है ज़्यादातर। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, आपको 12 आवर क्लॉक का कोई टाइम दिया रहता है। मान लीजिए आपको टाइम दिया है 8 AM, मतलब सुबह के 8 बजे हैं, तो आपको 24 आवर क्लॉक में कुछ चेंज नहीं करना, आप भी लिखेंगे 8 आवर्स। ध्यान रखिए जब सुबह का टाइम है, AM है, तो कुछ चेंज नहीं करना। लेकिन अगर PM है, अगर वो कहे 8 PM, तो फिर आप क्या करेंगे? आवर्स में 12 ऐड करेंगे, तब आप लिखेंगे 20 आवर्स। क्लियर? चलिए आगे, बाकी तो ये मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगी जब हम वर्कशीट करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही काफ़ी है। राइट टाइम इन AM PM। टाइम ऑफ सनराइज, आज सूरज कितने बजे निकला? मान लीजिए 7 बजे निकला, तो आप लिखेंगे 7 AM। टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट किस टाइम हुआ? मान लीजिए 5:30 पर हुआ, तो आप लिखेंगे 5:30 PM। रात को 12 से 12 मिडनाइट से 12 नून तक का जो टाइम होता है उसे हम AM कहते हैं, और 12 नून से 12 मिडनाइट शाम का जो टाइम होता है आपका, शाम से रात का, उसे हम PM बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर हैव यू सीन 24 आवर क्लॉक बीन यूज्ड? 24 आवर क्लॉक आपने कहाँ कहाँ पर यूज़ होती हुई देखी है? इन एयरपोर्ट टाइम टेबल, एयरपोर्ट टाइम टेबल में यूज़ होती है टेबल, और ये यूज़ होती है इन रेलवे टाइम टेबल। रेलवे का कभी भी आप टाइम टेबल देखेंगे वहाँ पे तो हमेशा ही आपको 24 आवर क्लॉक ही मिलेगी। और कई बार बस टाइम टेबल भी होते हैं। US के मिलिट्री में भी, कई जो बाहर की हमारी कंट्रीज़ हैं, उनका मिलिट्री टाइम टेबल भी 24 आवर क्लॉक के हिसाब से ही चलता है। तो कई बार बस के टाइम टेबल में भी 24 आवर क्लॉक यूज़ होती है। ओके, चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। बाकी डिटेल में, जैसा कि मैंने कहा, इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं डिटेल में हम लोग करेंगे आपकी वर्कशीट की वीडियो में। थैंक्स फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।